गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से अपनी थोड़े दिन की छुट्टी के बाद हम फिर एक साथ इकट्ठे हैं और अपनी स्टडीज़ को कर रहे हैं। और हम इंग्लिश में आज हम पढ़ रहे हैं बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, हनी ड्यू से बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। और ये इसके जो राइटर हैं वो है सत्यजीत रे। एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हुए हैं जो हिंदी फिल्म्स भी बनाया करते थे, बंगाली फिल्म्स भी। उन्होंने ये स्टोरी लिखी, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक याददाश्त जाने के ऊपर ये स्टोरी है, ठीक है। तो ऑलवेज जैसे मैं हमेशा तुम लोग को हिंदी में ही स्टोरी सुनाती हूँ और कहती हूँ कि इंग्लिश में अपने आप तुम लोग ये चैप्टर पूरा पढ़ोगे, स्टोरी को पढ़ोगे तो इंग्लिश भी आएगी हमको, है ना। तो इस तरीके से तुमको करना, तो मैं तुम्हें हिंदी में ही पूरी स्टोरी सुनाऊंगी और तुम लोग फिर इंग्लिश में अपने आप करोगे, ठीक है। Every Monday, Bipin Chaudhary used to come to the new market to buy books. His favorite items were crime stories, ghost stories, and thrillers. He lived alone. He had not many friends. One day, Bipin Babu found in the market that someone was observing him. It was a round-faced man. The man saw him and smiled. But Bipin Babu could not recognize him. He reminded Bipin Babu that once he had been to Ranchi in 1958. The man had the man had arranged a car for him to take him to the Hudro Falls. His name was Parimal Ghosh. हर सोमवार बिपिन चौधरी न्यू मार्केट जाकर कुछ पुस्तकें खरीदा करते थे और उनके प्रिय पुस्तकें या प्रिय विषय जो हुआ करते थे वो होते थे अपराध की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ और रोमांचक कहानियाँ, थ्रिलर्स। वो अकेले थे, उनका कोई भी फ्रेंड नहीं था, कोई भी मित्र नहीं था। उस दिन बिपिन बाबू को मार्केट में लगा कि उस पर कोई नज़र रखा, उनको कोई देख रहा है। वो गोल चेहरे वाला एक व्यक्ति था। उन्हें देखकर वह व्यक्ति मुस्कुरा दिया, पर बिपिन बाबू उसे पहचान नहीं सके। उसने बिपिन बाबू को याद दिलाया कि 1958 में यानी 1958 में एक बार वो रांची गए थे। उसने ही रांची में उन्हें हुंडरू जल प्रपात जाने के लिए कार का प्रबंध किया था। उसका नाम था परिमल घोष, जो व्यक्ति उनको घूर रहा था ना बिपिन चौधरी को। पर बिपिन बाबू की याददाश्त कमजोर पड़ रही थी। उन्हें विश्वास था कि वो कभी भी रांची गए ही नहीं थे। परिमल आश्चर्यचकित हो गए। उसने अपने कथन की पुष्टि में अनेक उदाहरण उन्हें दिए कि भी रांची में ऐसा हुआ ऐसा, लेकिन बिपिन चौधरी कहते कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं। उसने बताया कि बिपिन बाबू हुंडरू में गिर गए थे तथा उनके घुटने में चोट लग गई थी। उन्होंने ही उनके लिए आयोडीन लगाया था। उसने उनके नेतर हाट जाने के लिए कार भी बुक की थी, ऐसा उसने याद दिलाया परिमल घोष ने बिपिन बाबू को। एक व्यक्ति दिनेश मुखर्जी के बंगले में वे ठहरे थे, यानी परिमल घोष ने ही बताया बिपिन बाबू को कि एक व्यक्ति था वहां पर, दिनेश मुखर्जी, उसके बंगले में आप रुके थे। वो हमेशा घूमने के दौरान पुस्तकों का थैला लिया रहता था, पर इतनी सारी सूचनाएं भी बिपिन की याददाश्त वापस नहीं ला सकी। वो बोले 1958 में तो वो कानपुर में थे। परिमल ने आगे बताया कि उनका कोई बच्चा नहीं था और उनकी पत्नी का देहांत 10 वर्ष पहले हो चुका था। उसी साल उनके भाई की मौत भी मानसिक चिकित्सालय रांची में हो चुकी थी। पर बिपिन को ऐसी कोई भी घटना याद नहीं आई। यानी उसने, परिमल घोष ने बहुत सारी उनको यादें दिलाई, बातें बताई कि ऐसा हुआ था, लेकिन बिपिन को कोई भी बात याद नहीं आई। उन्होंने तो कहा मैं तो रांची गया ही नहीं, मैं तो 1958 में कानपुर में था। बिपिन को विश्वास था कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। वह एक कार्यालय में एक दायित्वपूर्ण पद पर कार्यरत थे। उन्हें हैरानी थी कि परिमल को उनके बारे में इतनी नज़दीकी बातें कैसे पता चली। उनकी पत्नी की मृत्यु, उनके भाई का पागलपन की अवस्था में मृत्यु, पर उन्हें विश्वास था कि वो 1958 में रांची में नहीं बल्कि कानपुर में हरिदास बागची के घर पर पूजा के दौरान ठहरे थे। उन्होंने सोचा कि हरिदास को पत्र लिखकर सच्चाई का पता लगाया जाए, पर हरिदास तो कुछ सप्ताह पहले ही जापान जा चुके थे। उन्होंने अपने घुटने में 1 इंच लंबा घाव का निशान देखा, पर उन्हें याद नहीं आया कि ये चोट उन्हें किस तरह से लगी थी। तत्पश्चात बिपिन बाबू ने सोचा कि दिनेश मुखर्जी के घर जाकर पूछताछ की जाए, पर उन्होंने यह विचार टाल दिया क्योंकि दिनेश सोच लेंगे कि वह पागल हो गया है। कुछ समय बाद वे परिमल को भूलकर सो गए, यानी बेचैन तो हो गए
बिपिन बाबू जो थे परिमल की बातों से, लेकिन उन्हें तो अपनी याददाश्त पे पूरा भरोसा था कि मैं तो कभी गया ही नहीं रांची, मैं तो कानपुर में था। फिर उन्होंने सोचा इससे पूछ लूँ उससे पूछ लूँ, लेकिन उन्होंने सब बातें छोड़ दी और वो सो गए। अगले दिन बिपिन बाबू ने दिनेश को फ़ोन किया। दिनेश के लिए कहा था ना परिमल ने कि आप दिनेश के बंगले में ठहरे थे, तो बिपिन बाबू ने दिनेश को फ़ोन किया। उन्हें रांची वाली बात की पुष्टि हो गई। उन्हें लगा कि उनका सिर चकरा रहा है। बिपिन बाबू ने जैसे ही भोजन संपन्न किया, चुन्नी बाबू उनसे मिलने आए। वो उनके स्कूल के साथी थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार से वो रांची की बात भूल गए। उन्हें तो सिर पर कोई चोट भी नहीं लगी थी। यानी जब उन्होंने फ़ोन किया दिनेश को, तो दिनेश ने उन्हें बता दिया कि हाँ आप रांची आए थे, मेरे बंगले में ही ठहरे थे। अब उन्हें लगा कि ये सुनकर दिमाग चकरा गया कि वो तो सोचते थे मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है और वो तो कभी रांची गए नहीं, वो तो ऐसा सोचते थे, लेकिन दिनेश ने तो कहा आप आए थे रांची। चुन्नी बाबू उनके स्कूल में गए थे और उनसे नौकरी मांगी थी। उन्होंने बिपिन बाबू की याददाश्त जांचने के लिए जब उनसे पूछा कि उनकी पिछली नौकरी क्या थी, तो बिपिन ने सही सही बताया कि चुन्नी बाबू की पिछली नौकरी ट्रैवल एजेंसी में थी। चुन्नी ने याद दिलाया कि उसने उनका रांची में रेल टिकट का इंतज़ाम किया था और स्टेशन पर उसे अलविदा कहने भी गए थे। वो बिना नौकरी की बात किए ही चला गया था। बिपिन बाबू अब काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने फिर एक युवा डॉक्टर परेश चंद से सलाह ली। मतलब बिपिन बाबू को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनकी इतनी याददाश्त चली गई कि वो ये भूल गए कि वो रांची गए थे, लेकिन सब बातें तो यही कह रही थी कि वो तो रांची गए थे। परेश ने एक योजना बताई। अब उन्होंने एक डॉक्टर से सलाह ली जो साइकेट्रिक थे। उन्होंने एक योजना उनको बताई बिपिन बाबू को। वे एक बार फिर रांची जाएं तो शायद वहाँ उनकी कोई याददाश्त वापस आ जाए। बिपिन उसी शाम रांची जाने के लिए रवाना हो गए। रांची में बिपिन ने पाया कि वह इस शहर में पहले कभी नहीं आए थे। वहाँ का कोई भवन या बाजार उन्हें पूर्व परिचित नहीं लगा। वह उंडरू फॉल्स भी गए। वहाँ दो गुजराती सज्जनों ने बिपिन को एक पत्थर के किनारे बेहोश पड़े पाया। बिपिन कलकत्ता लौट आए। उन्हें एक पत्र मिला तो अति आवश्यक और गोपनीय था, यानी कॉन्फिडेंशियल था वो लेटर। यह पत्र चुन्नी लाल का था। उसने लिखा था कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब रही थी, पर अब उसका उपन्यास पूरा हो चुका और शायद उसे इससे पैसा मिल जाए। बिपिन की याददाश्त अचानक वापस आ गई। उन्होंने डॉक्टर चंदा को अपने कूल्हे में दर्द के बारे में बताया जो रांची में गिर जाने के कारण पैदा हुआ था। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि वे उनके लिए कोई दर्द कम करने वाली गोली लिख दें। यानी कि आखिर में उनकी याददाश्त वापस आ गई। उन्हें याद आ गया कि वो रांची में गिर गए थे और उनके बैक में चोट लगी थी और उन्होंने एक डॉक्टर से उसके लिए दवा भी मांगी थी। इस तरीके से उनकी याददाश्त वापस आई, नहीं तो वो तो पूरा भूल चुके थे। उन्हें तो यही याद नहीं था कि वो रांची गए थे कभी भी, और वो रांची फिर दोबारा भी गए तब भी उन्हें याद नहीं आया। लेकिन कब याद आया? लास्ट में उन्हें याद आया जब उनके दोस्त ने एक चिट्ठी लिखी कि मेरा एक उपन्यास पूरा हो गया और अब मेरी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, अब मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो तब अचानक से उन्हें याद आया कि वो रांची में बिपिन जो थे एक बार गिर गए थे और उनके बैक में चोट लगी थी और डॉक्टर से उन्होंने इसके लिए दवा भी मांगी थी। तो बेटा ये होता है उम्र का तकाजा। कई बार इंसान भूल जाता है और उसको लगता है कि वो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ऐसा ही बिपिन चौधरी के साथ भी हुआ है ना। बहुत सी बातें याद दिलाई गई लेकिन उनको नहीं याद आया। और याद कैसे आया? अचानक से याद आया। ये पूरी स्टोरी है बेटा, एक बार इंग्लिश में अपने आप पढ़ लेना। वर्ड मीनिंग्स जो है वो क्लास वर्क में करने हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में वर्ड मीनिंग्स है ना, वो क्लास वर्क में करने। और जो क्वेश्चन आंसर्स भेजे जाएंगे वो तुम लोग होमवर्क में करोगे। ठीक है, अपना ध्यान रखना है, घर पर रहना है।